हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अक्सर होता है दोस्तों, जिन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट होते हैं हम देखते हैं, वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से या हमारे डाउट होने की वजह से या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो गलत हो जाते हैं। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों, जिन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, जहाँ पर आपको एंसेंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा PYQ से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके बाद दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, यहाँ तक कि जैसे कि हाल ही में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ NT UGC नेट का, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद लोगों को मिली है इन सभी वीडियो से। तो आप चैनल पर बिल्कुल बने रहे। और अगर हम बात करें दोस्तों आज के वीडियो की, तो आज से पहले हमने एक पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसके अंदर हमने कर्नाटक युद्ध की बात की थी, जिसमें हमने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो हमारा प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है 1746 से 1748 के मध्य, उसके हमने बात की थी। आज के वीडियो के अंदर हम द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करेंगे। इसके बाद हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कर्नाटक युद्ध के अंदर अंग्रेजों के मध्य और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए हैं। हम तीनों युद्धों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इस सभी वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर पहले पार्ट को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, हम यहाँ स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के ऊपर बात करेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में हम बताना चाहेंगे कि प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था, उसका रीज़न ये था दोस्तों कि वहाँ पे आपको उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा था ऑस्ट्रिया की गद्दी को लेकर, वो संघर्ष भारत के अंदर भी छिड़ जाता है। कहने का मतलब, यूरोप के अंदर इंग्लैंड और फ्रांसीसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वही कंपनियां जब भारत के अंदर, उपनिवेशी कंपनियां भारत के अंदर होती है, तो यहाँ पर भी वो युद्ध करने लग जाती है। तो युद्ध करते करते ही उनका, जब युद्ध के बीच में ही उनका नवाब के साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है, और नवाब के बीच में और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में, यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के मध्य ये युद्ध हो जाता है। तो उस युद्ध की वजह से दोस्तों, जो हमारा आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है, वो फर्स्ट कर्नाटक वॉर इसी तरीके से होता है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का भी इस युद्ध में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इस तरीके से फिर एस्ला सापल की संधि होती है 1748 में जाकर। उस संधि के बाद फिर वो युद्ध समाप्त हो जाता है। तो वो युद्ध आपका यूरोप में समाप्त होता है, और उसी के बाद इंडिया के अंदर भी ये युद्ध समाप्त हो जाता है। आज के वीडियो को आपको समझने के लिए हमारा पार्ट 1 जो है, जिसके अंदर हमने प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के ऊपर बात की थी, वो वीडियो आप देख सकते हो। उस देखने के बाद आपका ये सेकंड पार्ट देखना, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से लेकर 1754 के मध्य में ये युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले हम इस युद्ध के कारण की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि युद्ध के कारण क्या, किस तरीके से था और किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत होती है। तो आपने इससे पहले देख लिया होगा कि कर्नाटक के अंदर 2 कंपनियाँ यहाँ पे मतलब रूल करती है, जिसमें एक तो कर्नाटक के नवाब अलग होते हैं, और कर्नाटक का नवाब के क्षेत्र में ही ये चीज़ें होती है। पांडिचेरी के अंदर तो फ्रांसीसी कंपनियां होती है, और मद्रास के अंदर अंग्रेजी कंपनियां होती है। और ये कंपनियां अब यहाँ पे, जिस तरीके से ऑस्ट्रिया के अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष चला था, वहाँ पे इन दोनों ने इन्वॉल्व होकर झगड़ा किया था, उसी तरीके से अब ये कर्नाटक के अंदर और हैदराबाद के अंदर जब उत्तराधिकार का संघर्ष होगा, तो यहाँ पे भी ये झगड़ा करेंगे। तो वही चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ये दोस्तों। तो देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे अब ये घटनाक्रम होता। तो सबसे पहला कारण देख लेते हैं। इस युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी, जो दोनों एक दूसरों की शक्ति नष्ट करना चाहते थे। तो दोस्तों, कौन सी शत्रुता थी? जो इनका फर्स्ट कर्नाटक वॉर में इनका जब हुआ था, तो उसमें इनकी आपस में शत्रुता आ गई थी, क्योंकि इन्होंने मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद फिरौती ली थी 20 लाख रुपए की, इन्होंने फिरौती ली थी पाउंड की। उसके बाद फिर इन्होंने मद्रास को छोड़ा था फ्रांसीसियों ने, तब जाकर इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। तो वो सारी चीज़ें इनके बीच में शत्रुता पड़ गई थी, तो वही चीज़ें यहाँ पे अब देखने को मिल रही है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के मध्य।
फिर उसके बाद दूसरा कारण देख लेते हैं। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ की मृत्यु हो जाती है। आसफ जहाँ आप समझ सकते हो दोस्तों, जो हैदराबाद का संस्थापक होता है आसफ जहाँ, चिंकलिश खां भी इनका एक नाम मिलता है देखने को, और इनकी उपाधि होती है निजामुल मुल्क। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना करते हैं और उनकी मृत्यु 1748 में हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हैदराबाद के जो ये निजाम होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका पौत्र होता है एक मुजफ्फर जंग और एक इनका पुत्र होता है नासिर जंग। तो दोनों के मध्य ये उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करने लग जाता है कौन, डुप्ले, और नासिर जंग को सपोर्ट करने लग जाता है अंग्रेजी कंपनी। तो अंग्रेजी कंपनी चाहती है कि नासिर जंग बन जाए और डुप्ले चाहता है मुजफ्फर जंग बन जाए। क्यों चाहते हैं ये लोग दोस्तों कि अगर ये हमारा आदमी अगर यहाँ पे बैठेगा तो हमको जो भी काम करना है, हमको व्यापार करना है या हैदराबाद से रिलेटेड हमको कोठी लगाना है या कहीं पे फैक्ट्री लगाना है, तो वो सारे हमारा आदमी के थ्रू ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कोई इंसान अपने पसंद का नेता या अपनी पार्टी का नेता या अपनी पार्टी का अधिकारी इसलिए चाहता है कि हमारे काम आसानी से हो जाए। तो इसलिए डुप्ले चाहता है कि मेरा आदमी यहाँ पे बैठ जाए और अंग्रेज लोग चाहते हैं कि हमारा आदमी बैठ जाए। इसी तरीके से दोस्तों ये तो हो गया हैदराबाद का सीन। अब इसके बाद कर्नाटक में भी ऐसा ही होता है। कर्नाटक में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा था कि कर्नाटक का नाम अनवरुद्दीन होता है। तो अनवरुद्दीन को आपने देखा था कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर में डुप्ले अनवरुद्दीन को पराजित कर देता है। तो अनवरुद्दीन तो अब फ्रांसीसियों के साथ तो रहने वाला है नहीं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो होता क्या है कि अब अनवरुद्दीन तो नवाब है। अब नवाब होने के बाद फिर इसका जो पूर्व नवाब होता है कर्नाटक का, इससे पहले का अनवरुद्दीन से पहले का एक नवाब होता है दोस्त अली। तो दोस्त अली का एक दामाद होता है चंदा साहब। तो उस चंदा साहब को दोस्तों ये मराठा लोग यहाँ से रिहा कर देते हैं। तो मराठा लोग जब रिहा कर देते हैं चंदा साहब को, तो ये चंदा साहब भाग कर आते हैं कहाँ, कर्नाटक में। वो कर्नाटक में आकर अपना वो गद्दी मांगते हैं कि भाई कर्नाटक का मुझे भी नवाब बनना है। तो कर्नाटक का नवाब मुझे बनना है, तो क्या करते हैं कि डुप्ले से जाके मिलते हैं। तो डुप्ले बोलता है कि भाई तुझे नवाब बनना है, कि हाँ मुझे नवाब बनना है, तो आजा मेरे पास। तो डुप्ले क्या करता है, इधर से चंदा साहब को बुला लेता है। और हैदराबाद के अंदर भी जब सत्ता संघर्ष चलता है तो हैदराबाद के निजाम जो आप देख रहे हो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, तो मुजफ्फर जंग से पूछता है कि तुझे भी नवाब बनना है, तुझे भी यहाँ का हैदराबाद का निजाम बनना है। तो मुजफ्फर जंग बोलता है कि जी हाँ मुझे भी बनना है, क्या जा तू भी मेरे पास। तो इस तरीके से डुप्ले के पास मुजफ्फर जंग भी आ जाता है और चंदा साहब भी आ जाता है, और इस तरीके से ये तीन लोगों की तिगड़ी बन जाती है। मतलब त्रिगुट संघर्ष, यहाँ पे त्रिगुट एक संगठन बन जाता है। इसी तरीके से अनवरुद्दीन अंग्रेज़ों के पास चला जाता है और नासिर जंग भी अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। तो ये तीनों की एक तिगड़ी बन जाती है, तीन तीन का मतलब ग्रुप बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये उत्तराधिकार का मात्र संघर्ष था और वही ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण बन जाता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इस संघर्ष में फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। तो चंदा साहब का समर्थन क्यों किया दोस्तों, फ्रांसीसी लोग चाहते थे कि कर्नाटक में हमारा आदमी बैठ जाए। हमारा आदमी कौन है, चंदा साहब जो है फ्रांसीसियों की तरफ से यहाँ पे बिठाना चाहते थे। और यहाँ पे ऊपर वाला ये जो इलाका है यहाँ पे हैदराबाद का निजाम का इलाका था, तो यहाँ पे चाहता था फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले कि यहाँ पे भी मेरा आदमी बैठ जाए। तो यहाँ पे कौन आदमी बैठ जाए, इसका मुजफ्फर जंग बैठ जाए। तो जब यहाँ पे दोनों इसके डुप्ले के आदमी बैठ जाएंगे तो अब बताइए यहाँ पे इसको व्यापार करने में, यहाँ पे इसको फैक्ट्री लगाने में, यहाँ पे इसको जो भी कुछ अपना काम करना है वो सब काम करने में दिक्कत आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों के आदमी बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से अंग्रेज़ लोग भी चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर हमारे आदमी बैठ जाए तो हम भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर ले। तो ये किन को सपोर्ट करेंगे, तो अंग्रेज़ लोगों ने क्या सोचा कि हैदराबाद के अंदर नासिर जंग को सपोर्ट कर दे और कर्नाटक के अंदर नवाब भाई है ये जो अनवरुद्दीन नवाब साहब है इन्हीं को ही नवाब रहने दे। तो इस तरीके से इन दोनों का सपोर्ट अंग्रेज लोग करने लग गए। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, दो पार्टी बन जाती है, एक तो चंदा साहब मुजफ्फर जंग और डुप्ले, ये हो गई एक पार्टी। दूसरी पार्टी हो गई नासिर जंग अनवरुद्दीन और अंग्रेज। तो इस तरीके से दो पार्टी हो गई है फिर से आमने सामने। तो अब यहाँ पे युद्ध होगा या नहीं होगा आप समझ सकते हो। जब दो पार्टी जब बन जाती है तो दोनों पार्टी चाह रही है कि मेरे आदमी बैठ जाए, डुप्ले चाह रहा है मेरा आदमी बैठ जाए, अंग्रेज चाह रहे हैं मेरा आदमी बैठ जाए। जब ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो अब ये सत्ता संघर्ष का काम स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, एक और कारण इसका होता है कि 1738 में तंजौर के उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा ने भाग लेकर एक क्षेत्र प्राप्त किया था। मतलब यहाँ पे उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था तंजौर के अंदर, तो वहाँ पे ड्यूमा ने हस्तक्षेप कर तंजौर के अंदर एक अपना आदमी बिठा दिया, वहाँ का एक शासक बना दिया और उस शासक बनाने के बदले में एक जागीर या एक क्षेत्र प्राप्त कर लिया।
तो ये चीज़ ड्यूमा ने की थी, मगर बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके 11 साल बाद 1738 में तो ये हो गया, ड्यूमा ने कर दिया, और उसके 11 साल बाद फिर से वहाँ पे सत्ता संघर्ष होता है। तो 1749 के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस बार फ्रांसीसी गवर्नर तो नहीं होता है, मगर अंग्रेज़ों ने जाकर वहाँ पर भाग लिया और देवी कोटाई नामक एक स्थान को प्राप्त कर लिया। वहाँ पर मतलब पहले तो फ्रांसीसियों ने यहाँ पे बिठाया था तंजौर के अंदर, मगर बाद में जब 11 साल बाद फिर से सत्ता संघर्ष और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ तो अंग्रेज़ों ने जाकर भाग लिया और वहाँ पे अपना अधिकारी बिठा दिया, मतलब अपना अधिकारी नहीं, मतलब अपने फेवर का आदमी आपका शासक बना दिया, और इसके बदले में क्या मिला उन्हें, देवी कोटाई नाम का एक स्थान इनको मिल गया। तो इस तरीके से फिर से फ्रांसीसियों को बुरा लगा कि यार हमने यहाँ पे हमारा आदमी बिठाया था, इन्होंने वहाँ पे से हटा के और इन्होंने इनका आदमी बिठा दिया और ये इलाका ले लिया। तो इस वजह से फ्रांसीसियों को ये बात भी बुरी लगी। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य अब बिल्कुल तनातनी बिल्कुल खुल के सामने आने लगी है और दोनों पार्टी आमने सामने आ चुकी है। बस अब थोड़ी सी चिंगारी की देर थी, तो बस वो चिंगारी अब लगने वाली है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके बताएं कि भाई वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रहा है आपको। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, या हम अच्छे से समझा नहीं पा रहा है। ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर होकर कमेंट्स करके बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे अब अंबूर का युद्ध होता है। तो अंबूर का युद्ध के आप घटनाक्रम आप समझ सकते हो, एक तरफ तो डुप्ले और एक तरफ अंग्रेज, दोनों ने पार्टी बना ली है। चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को लेकर डुप्ले की पार्टी बन गई है, नासिर जंग और अनवरुद्दीन को लेकर अंग्रेजों की पार्टी बन गई है। तो अब होता क्या दोस्तों, डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि करने के उपरांत अपने समर्थकों को सिंहासन पर बिठाने का प्रयास करने लगा। तो दोस्तों अब डुप्ले तो यही चाह रहा था कि मेरे आदमी बैठ जाए, तो अब मेरे आदमी कैसे बैठ जाए, इसके लिए उससे सब वो करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करने के क्रम में इसने तीनों की एक संयुक्त रूप से एक सेना बनाई और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों इसकी सेना में कौन कौन शामिल थे, अब यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हो, ये कर्नाटक का नवाब बैठा हुआ है अनवरुद्दीन। अब डुप्ले ने क्या किया, मुजफ्फर जंग को भी मिलाया और चंदा साहब को मिलाया और अपनी एक सेना बनाई। तीनों ने मिलकर एक सेना बनाई और सेना बना के मुजफ्फर जंग से भी बोला कि पहले हम इनको चंदा साहब को बिठा देते हैं, चंदा साहब बैठ जाएंगे, फिर इनसे थोड़ा हेल्प लेकर फिर आपको बिठा देंगे, हैदराबाद का निज़ाम फिर आपको बना देंगे। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अब अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण करेंगे तो अनवरुद्दीन क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से जब इनका आक्रमण होता है 3 अगस्त 1749 को, तो दोस्तों इस 3 अगस्त 1749 को जब युद्ध होगा तो अनवरुद्दीन तो है अकेला, और इधर आ रही है 3 शक्तियाँ, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, तीनों ने मिलकर अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को मार दिया। अब अनवरुद्दीन को मार दिया तो दोस्तों कौन सी गद्दी खाली हो गई है, कर्नाटक की गद्दी खाली हो गई है। अब कर्नाटक की गद्दी खाली हो गई तो आप बताइए अब कौन बैठेगा यहाँ पे, यहाँ पे बैठेगा चंदा साहब, जो दोस्त अली का दामाद था। चंदा साहब को अब कर्नाटक का आदमी, मतलब कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब कर्नाटक का नवाब बना दिया तो अब यहाँ पे कौन का आदमी बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का आदमी बैठ गया। तब कर्नाटक का नवाब कौन बन गया, चंदा साहब बन जाता। देख लेते हैं अब दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 अगस्त 1749 में आम्बूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके पुत्र मोहम्मद अली भाग गया और संपूर्ण क्षेत्र पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों से प्रसन्न होकर पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार में दे दिए। दोस्तों 80 गांव पुरस्कार में दे दिए। तो अब डुप्ले को क्या लगा, यार ये काम अच्छा है कि अपनी सरकार बनाओ और खूब इनसे रेवेन्यू वसूल करो और खूब इनसे गिफ्ट लो, तो ये काम अच्छा है। तो डुप्ले को ये चीज़ें समझ में आ गई। जो आप देख रहे हो ना कि बाद में जाके लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि स्थापित करता है, तो वो सहायक संधि का शुरुआत अब यहाँ से देखने को मिल रही है। मतलब राजाओं के ऊपर हाथ रखना है, राजाओं को अपने फेवर में रखना है और अपना काम निकालना है। तो यहाँ पर राजा बनाने का काम डुप्ले को मिल गया। डुप्ले को ये काम समझ में आ गया कि यार यहाँ पर मैंने चंदा साहब को राजा बनाया और मुझे 80 गांव मिल गए, इसी तरीके से अब मैं हैदराबाद का राजा बना देता तो हैदराबाद से भी मुझे कुछ ना कुछ इनाम मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले तो इन्होंने अनवरुद्दीन को यहाँ पे हरा कर और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इस नवाब बनाने के बदले में क्या मिला दोस्तों, 80 गांव मिले इसे पांडिचेरी के निकट। तो पांडिचेरी पहले से मुख्यालय था इनका फ्रांसीसियों का, तो आप समझ सकते हो अब एक जो समस्या थी डुप्ले की वो समाप्त हुई। अब कर्नाटक का नवाब कौन बन गया, उसका आदमी बन गया चंदा साहब। अब इसके बाद दूसरी समस्या क्या है दोस्तों, अब हैदराबाद का भी तो बंदोबस्त करना है, क्योंकि हैदराबाद के भी तो मुजफ्फर जंग से इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है। अब तीनों मिलकर अब ये हैदराबाद के ऊपर भी ये करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव किस तरीके से कायम होता है। अंग्रेजों ने हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए नासिर जंग को आमंत्रित किया और कर्नाटक पर आक्रमण हेतु भड़काया।
तो बोला कि यार पागल नासिर जंग, तू वहाँ क्या कर रहा है, पहले हम यहाँ कर्नाटक के नवाब को हरा देते हैं, और कर्नाटक को नवाब को हराने के बाद अब वो तो हमारे बीच में बोलेगा ही नहीं, हम तीनों मिलकर फिर आपको हैदराबाद का निज़ाम बना देंगे। तो किसको बना देंगे, अंग्रेज़ बोल रहे हैं, नासिर जंग से बोल रहे हैं कि हैदराबाद का निज़ाम बना देंगे। अब 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिया और मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक के ऊपर आक्रमण करके मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। तो ये कर्नाटक का नवाब तो मतलब कर्नाटक के अंदर मौजूद रहता है मुजफ्फर जंग, और वहीं पे इसके ऊपर आक्रमण कर कर मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया जाता है। अब मुजफ्फर जंग को जैसे बंदी बना लिया जाता है तो डुप्ले की फिल्म उलझ जाती है। डुप्ले यूँ सोचता है कि यार इन्होंने मेरे आदमी को तो पकड़ ही लिया है, अब क्या करूँ। तो अब डुप्ले दिमाग लगाता है। डुप्ले क्या करता है, कूटनीतिक चाल चलता है दोस्तों। कूटनीतिक चाल क्या चलता है कि जो सेना होती है इस नासिर जंग की, उस सेना के अंदर ही विद्रोह करवा देता है, और विद्रोह करवाने के बाद पूरी सेना को मुजफ्फर जंग के साइड और अपने साइड मिला लेता है। तो डुप्ले क्या करता है देख लेते हैं हम यहाँ पे। डुप्ले ने कूटनीतिक चाल चलकर नासिर जंग की सेना से हाथ मिलाकर नासिर जंग की हत्या करवा दी। मतलब सेना को ही अपने अंदर में कर कर और नासिर जंग की हत्या करवा दी। सोच सकते हो आप डुप्ले ने कितनी बड़ी चाल चली है, हत्या करवा दी और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे दोनों आदमी कौन बैठ गए हैं, डुप्ले के आदमी बैठ गए हैं। एक तो कर्नाटक में बैठ गए चंदा साहब, और हैदराबाद में बैठ गया मुजफ्फर जंग। तो दोनों जगह अब डुप्ले के आदमी। अंग्रेज अब देख रहे हैं मुंह लटका कर के यार यहाँ तो हमारा कोई दाल गलने वाली नहीं है। डुप्ले ने तो दोनों जगह अपने आदमी बिठा दिए हैं। अब डुप्ले जो मर्जी होगी, जो करेगा, जो मर्जी चाहेगा वो छुड़ाएगा इन लोगों से, और जो होगा जो चाहेगा वो करेगा। जहाँ पे फैक्ट्री लगाना होगी वहाँ फैक्ट्री करेगा, जहाँ पे इसको अपने करों में छूट, चुंगी में छूट चाहिए, वो सारे काम अब डुप्ले करेगा। हैदराबाद में भी करेगा और कर्नाटक में भी करेगा। तो जो अंग्रेज लोग थे इनकी तो अब हालत ख़राब होने वाली थी। इसी बीच में क्या किया, डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के साथ फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी, तो ये बुस्सी को साथ भेज देता है कि जाओ अब हैदराबाद, यहाँ पे मुजफ्फर जंग और बुस्सी को साथ भेज देता है कि जाओ अब आप हैदराबाद के निज़ाम बन जाओ। मगर होता क्या दोस्तों, मुजफ्फर जंग के रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फर जंग जैसे कि अब यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, युद्ध में कर्नाटक के अंदर ही नासिर जंग की हत्या करवा दी जाती है। नासिर जंग की हत्या करवाने के बाद अब कौन बचा उत्तराधिकारी, जो मेन उत्तराधिकारी था अपने हैदराबाद का नवाब बनने के लिए, हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए, वो था मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग को हैदराबाद पहुँचाया कि जाओ आप निज़ाम बन जाइए। तो निज़ाम बनने के लिए मुजफ्फर जंग के साथ बुस्सी को पहुँचा दिया जाता है। तो ये दोनों लोग जाते हैं हैदराबाद का निज़ाम बनने के लिए, मगर ये हैदराबाद नहीं पहुँचता, उससे पहले ही मुजफ्फर जंग की हत्या हो जाती है। मतलब कोई प्लानिंग के साथ इसकी हत्या कर दी जाती है। अब उसकी जैसे हत्या कर दी जाती है तो नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया जाता है। तो डुप्ले क्या करता है कि जैसे मुजफ्फर जंग की हत्या होती है तो उसकी जगह पर सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया जाता है। तो फिर भी यहाँ पे डुप्ले का ही आदमी बैठ गया। तो यहाँ पे तब चंदा साहब बैठ जाता है और यहाँ पे सलावत जंग बैठ जाता है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है और नासिर जंग की भी हत्या हो जाती है। और तीसरा बंदा कौन है दोस्तों, सलावत जंग, वो हैदराबाद का निज़ाम बनता है। तो ये आप समझ सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे डुप्ले मुजफ्फर जंग, ये वाली लाइन तो हो गई है हमारा। अब यहाँ पे सलावत जंग को यहाँ पे हैदराबाद का निज़ाम बना दिया जाता है। अब सलावत जंग अब अगर हैदराबाद का निज़ाम बनेगा तब कुछ ना कुछ तो उपहार, कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ तोहफा तो देगा। जिस तरीके से अनवर वहाँ पे चंदा साहब बना था तो उसने 80 गाँव दिए थे। अब जैसे अब ये बना सलावत जंग तो इसने भी क्या किया, खुश होकर फ्रांसीसियों को उत्तरी जो प्रदेश थे, उत्तरी कोंकण के जो प्रदेश थे, ये वाले प्रदेश का इलाका, यहाँ पे तो कर्नाटक वाला है और यहाँ पे हैदराबाद वाला ये जो इलाका था ये दे दिया। तो 80 गांव तो यहाँ से मिल गए और यहाँ से उत्तरी प्रदेश ये मिल गए। तो अब डुप्ले तो भाई खुश, डुप्ले को तो मज़ा आ गया कि यार ये काम बढ़िया, राजा बनाओ और इतने सारे इलाके ले लो इनसे, लोगों से, और खूब बढ़िया इनसे राजस्व भी वसूल करो, और जो भी है अपना धंधा पानी जो भी कुछ करना है ये सारा काम अपना अच्छा चल रहा है। तो सरकार बनाने का काम अच्छा है कि अपनी सरकार बनाओ और अपने काम निकलवाओ। तो डुप्ले की ये लाइन समझ में आ गई। अब डुप्ले की जब ये सारी चीज़ें मिल रही है, उपहार मिल रहे हैं, 80 गांव मिल गए यहाँ से और यहाँ से उत्तरी प्रदेश मिल गए, तो अंग्रेज़ों को ये सारी चीज़ें अब खटकने लग गई। अब अंग्रेज़ों को किस तरीके से खटक रही थी दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अब चाल चली। अंग्रेज़ों ने क्या चाल चली, हैदराबाद जो हमारे कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसका एक पुत्र था मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली का फेवर किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया। तो देख लेते हैं दोस्तों, त्रिचनापल्ली का घेरा होता है,
तिरुचिरापल्ली का घेरा होता है। तो दोस्तों फिर होता क्या है आगे, अंग्रेज़ लोग मोहम्मद अली को अपने फेवर में कर और मोहम्मद अली को अब ये कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते हैं। तो कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए जो नवाब होता है मोहम्मद अली, उसको तिरुचिरापल्ली के अंदर उसका राज्याभिषेक करवाने की प्लानिंग करते हैं अंग्रेज़ अधिकारी। जब इसकी खबर डुप्ले को और सलावत जंग को पता चलती है तो और जो कर्नाटक का नवाब होता है चंदा साहब, इन लोगों को पता चलती है, तो ये लोग तिरुचिरापल्ली का घेरा डालते हैं। तो तिरुचिरापल्ली का जब घेरा डालते हैं दोस्तों, तो उसी समय रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ये लोग तो तिरुचिरापल्ली के ऊपर घेरा डालते हैं और कर्नाटक की जो राजगद्दी होती है उसके ऊपर मद्रास जो अर्काट जो राजधानी होती है अर्काट, उसके ऊपर क्लाइव आक्रमण कर देता है। मतलब ये राजधानी खाली रहती है, ये लोग तो तिरुचिरापल्ली के ऊपर घेरा डाल के यहाँ पे बिजी रहते हैं, तो अर्काट के ऊपर ये आक्रमण कर देता है क्लाइव और अर्काट के ऊपर आकर इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अब जैसे ये अर्काट के ऊपर कब्जा करेगा तो अब ये यहाँ पे जो चंदा साहब है ये परेशान हो जाएंगे कि यार मेरी राजधानी को तो उसने कब्जा कर लिया था, मुझे मेरी राजधानी बचाना है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से अपने पुत्र को पहुँचाएगा पहले तो उसका जो पुत्र रहता है दोस्त अली करके एक पुत्र रहता है चंदा साहब का, वो आके इससे युद्ध करता है रॉबर्ट क्लाइव से। तो रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध करके वो पराजित हो जाता है। जब वो पुत्र पराजित हो जाता है तो उसके बाद अब चंदा साहब सोचता है कि यार मेरा पुत्र तो पराजित हो गया है, अब मुझे जाके मेरी राजधानी को बचाना है। तो मेरी राजधानी को बचाने के लिए वो जैसे ही चंदा साहब यहाँ से तिरुचिरापल्ली के घेरे से हटकर अर्काट को बचाने के लिए जाएगा तो बीच रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है। अब उसकी हत्या कर दी जाएगी तो इस तरीके से चंदा साहब खत्म खेल है। अब कर्नाटक की गद्दी पे अब जो मोहम्मद अली है, अब अंग्रेज़ों का ही आदमी यहाँ पे बैठने वाला है। तो आप समझ सकते हो भी अब अंग्रेज़ लोग भी यहाँ पे कम पड़ने वाले नहीं हैं। इसी समय मद्रास का नया अंग्रेजी गवर्नर थॉमस सैंडर्स नियुक्त हुआ, जो योग्य एवं दूरदर्शी व्यक्ति था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अब यहाँ पे भी अब दूसरी चाल चलने वाली है। जिस तरीके से हमने देखा था कि डुप्ले ने एक एक करके पहले कर्नाटक पे फिर हैदराबाद पे अपना आदमी को बिठाया था, इसी तरीके से अब अंग्रेज लोगों ने भी दिमाग बढ़ाया कि हम भी अब अपना आदमी बिठाएंगे। तो अब जैसे ये थॉमस सैंडर्स आया तो उसने भी एक चाल चली, उसने मोहम्मद अली की सहायता देने के लिए 1751 में तिरुचिरापल्ली की ओर एक सेना भेजी। तो ये तिरुचिरापल्ली के किले के अंदर ये मौजूद था मोहम्मद अली का, ये जो मोहम्मद अली था ये नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र था, ये तिरुचिरापल्ली के किले के अंदर था। तो उसकी सहायता के लिए एक अंग्रेज सेना पहुंचा दी। फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए एक सेना पहुंचा दी। तो ये इन्होंने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए आरकाट के पे सेना पहुंचा दी। मगर होता क्या दोस्तों, तिरुचिरापल्ली का घेरा चल ही रहा था कि इसी बीच अब ये यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो तिरुचिरापल्ली होती है, ये तिरुचिरापल्ली सपोज ये तिरुचिरापल्ली है, ये तिरुचिरापल्ली है और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली जो है इसका यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन दे रखा है, मतलब इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे। और इसकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको नवाब बनाना है अंग्रेज़ों को। मगर जब चंदा साहब को और डुप्ले को इसका पता चलता है तो चंदा साहब और डुप्ले ये दोनों आती है अपने अपने सेना लेकर और इसको घेर लेते हैं। अब इसको घेर लेते हैं और यहाँ पे ये राजधानी होती है इनकी आरकाट। अब ये राजधानी जो होती है ये खाली पड़ जाती है। तो इसी समय अब ये लोग डुप्ले भी यहाँ पे मौजूद है और चंदा साहब भी यहाँ पे मौजूद है और राजधानी खाली है। तो इसी समय जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, जो एक क्लर्क रहता है उस समय, मतलब उस समय तो गवर्नर वगैरह कुछ मतलब इतनी कोई अच्छी पोस्ट में नहीं रहता, बस एक क्लर्क रहता है। वो क्लर्क ही मतलब ये बोलता है कि अब ऐसी सिचुएशन में अंग्रेज़ लोग भी फंस जाते हैं कि यार हमारे ऊपर घेरा डाल दिया, अब हमको किस तरीके से ये सारे गेम से निकल कर कैसे आना है। तो ये सारी विचार विमर्श इन लोगों का चल ही रहा था। तो इसी बीच में क्लाइव ने बोला कि अब मुझे इस गेम में मुझे जाने दो और मैं आपको जो है ये कर्नाटक और हैदराबाद वगैरह ये सारी चीज़ें जीत के मैं देता हूँ। तो जैसे कर्नाटक में ये सारी घटनाक्रम चल ही रहा था, उसी समय क्लाइव ने अर्काट के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जैसे अर्काट के ऊपर आक्रमण करा दोस्तों, तो अर्काट को इसने कब्जे में ले लिया। तो अर्काट को ऊपर जैसे कब्जे में लिया तो अब चंदा साहब की जान तड़पने लगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी राजधानी के ऊपर क्लाइव ने कब्जा कर लिया। तो ये क्या करता है दोस्तों, पहले अपने पुत्र को पहुँचाता है कि यहाँ के ऊपर कि जा क्लाइव को पराजित करके आ और अपनी राजधानी को बचा। तो ये पुत्र जाता है और क्लाइव से इसका युद्ध होता है और क्लाइव इसको पराजित कर देता है। अब ये पुत्र तो पराजित हो जाता है, अब पुत्र पराजित हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद चंदा साहब स्वयं आकर ये जो अर्काट का घेरा है यहाँ के ऊपर युद्ध करने के लिए निकलता है। अब जैसे ही ये युद्ध करने के लिए निकलता है दोस्तों, तो बीच रास्ते में ही चंदा साहब की हत्या कर दी जाती है। जिस तरीके से हमारे मुजफ्फर जंग की बीच रास्ते में हत्या कर दी जाती है, उसी तरीके से चंदा साहब की बीच रास्ते में हत्या कर दी जाती है। और बताया जाता है कि त्रावणकोर के कोई शासक के द्वारा इसकी हत्या करवाई जाती है।
चंदा साहब की। अब जैसे ही चंदा साहब की हत्या हुई, गेम से एक आदमी बाहर, तो ये आप समझ सकते हो दोस्तों, क्लाइव ने इतना दिमाग लगाया कि एक आदमी को गेम से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे कर्नाटक की जो गद्दी थी अब ये खाली है। अब ये खाली होने के बाद अब यहाँ पे दो यहाँ पे मोहम्मद अली है, इसी को बिठाएगा कौन? क्लाइव बिठाएगा। तो ये स्टोरी आपको समझना है। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का उद्देश्य अनवर उद्दीन का ध्यान तिरचनापल्ली से हटाने का था। तो तिरचनापल्ली से हटाने का था, चंदा साहब का ध्यान, यहाँ पे अनवर उद्दीन नहीं आएगा दोस्तों, ये चंदा साहब का आएगा। ये चंदा साहब थे दोस्तों, चंदा साहब का ध्यान तिरचनापल्ली से हटाने का था। इसके बाद दोस्तों हो तो क्या, रॉबर्ट क्लाइव 200 अंग्रेज तथा 300 भारतीय सिपाहियों के साथ कर्नाटक की ओर चल दिया और 1751 में अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गए। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे तो ये दोनों घेरे में बिजी थे, इसी बीच में ये अर्काट वाली जगह है, इस अर्काट को रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया। और इसी बीच चंदा साहब के पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट को घेर लिया, जिसमें क्लाइव 53 दिन तक भूखा रहना पड़ा और डटा रहा। अंत में घेरा हटाना पड़ा और क्लाइव की ख्याति चारों ओर फैल गई। मतलब ये रजा खां जो है यहाँ पे घेरा तो डालता है इसके ऊपर, मगर ये घेरा इतना लंबा चलता है, इतना लंबा चलता है कि अंत में ये घेरा हटाना पड़ता है। अब ये जब ये घेरा हटा लिया जाता है, दो स्टोरी बनती है। एक स्टोरी तो यूँ बताते हैं कि दोस्तों चंदा साहब यहाँ आता है, दूसरी स्टोरी है कि क्लाइव यहाँ से जाके चंदा साहब से युद्ध करने जाता है। तो ये दोनों तथ्य आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, तो दोनों तथ्य में आपको समझ लेना है। तो इसी बीच में होता क्या है दोस्तों, क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़कर चंदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर को पराजित करने के लिए तिरचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे मिलता है। एक स्टेटमेंट तो ये मिलता है कि चंदा साहब आते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट मिलता है कि क्लाइव जाकर तिरचनापल्ली को जीत लेता है। अब होता क्या है दोस्तों, जब तिरचनापल्ली को जीत लिया जाता है, अब दोस्तों जैसे ही क्लाइव तिरचनापल्ली पर अधिकार कर लेता है, तो यहाँ से फ्रांसीसी सेना भी भाग जाती है और चंदा साहब भी अब भाग कर जाता है। अब चंदा साहब जैसे ही अपनी जान बचाकर भागेगा, तो उसको पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो चंदा साहब की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तो दो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टेटमेंट तो चंदा साहब वहाँ से आता है, उसमें हत्या होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि क्लाइव जाकर तिरचनापल्ली पर अधिकार कर लेता है, और जब वहाँ से अधिकार कर लेता है तो चंदा साहब भाग के जाता है, तो भागने में उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जब दोस्तों इसकी हत्या कर दी जाएगी, तो आप समझ सकते हो जब इसकी हत्या कर दी जाएगी तो कर्नाटक का नवाब अब कौन बनेगा? जो होता है मोहम्मद अली, अनवर उद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली होता है, उसको कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही क्लाइव की ये काम करता है, तो क्लाइव की ख्याति चारों ओर फैल जाती है, और क्लाइव जो है अब डुप्ले की बराबरी पे आ जाता है। जिस तरीके से डुप्ले ने पहले कर्नाटक का नवाब बनाया था और हैदराबाद का निज़ाम बनाया था, उसी तरीके से उसी के नक्शे कदम पर चलकर क्लाइव ने क्या किया, उसी की तरह रणनीति अपनाकर चंदा साहब को रास्ते से हटा दिया और अपना आदमी कर्नाटक के अंदर बिठा दिया। अब दोस्तों डुप्ले को भी अभी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही होगी, क्योंकि डुप्ले भी ये नहीं चाहता है कि मेरा को कोई मतलब हरा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने कूटनीति से यहाँ दोनों जगह मैंने मेरे आदमी को बिठाया था, तो ये सारी चीज़ें अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब डुप्ले की इसी समय क्या होता है, डुप्ले बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर उसको लास्ट समय में फ्रांसीसी जो सरकार होती है उसको फ्रांस बुला लेती है। तो इसमें भी दो तरह की बातें मिलती है। एक तो फ्रांसीसी गवर्नमेंट होती है, वो डुप्ले को अचानक से बुला लेती है, मगर कई सारे तथ्य ये भी सामने आते हैं कि अंग्रेज़ लोगों ने फ्रांसीसी गवर्नर को घूस देकर और डुप्ले को वापस बुलवा लिया था। तो देख लेते हैं दोस्तों डुप्ले की वापसी किस तरीके से होती है। जिस तरीके से अब ये चंदा साहब का हत्या हो जाती है और उसके बाद मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है, उसी समय डुप्ले ने शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासकों का समर्थन प्राप्त कर तांजौर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया। तो एक तो इसने मराठों से हेल्प ली, दूसरा मैसूर से हेल्प ली, और तीसरा जो तांजौर का शासक था उससे बोला कि भाई तू चुपचाप बैठा रहना, अब जो भी हमको करना है हमको करने दे, तू कुछ मत बोलना इस बीच में। अब क्या होता है दोस्तों, इसी बीच में जनवरी 1753 में अपने पास से 3.5 लाख पौंड खर्च करके तिरचनापल्ली पर पुनः घेरा डाल दिया। तिरचनापल्ली पर पुनः घेरा क्यों डाला? क्योंकि अनवर उद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, वो इसी दुर्ग के अंदर मौजूद था, इसी दुर्ग के अंदर अपना शासन चलाता था। तो तिरचनापल्ली के ऊपर पुनः घेरा डाल दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। मगर होता क्या दोस्तों, 1 साल तक यहाँ पर घेरा डालता है रॉबर्ट, ये जो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1 साल तक घेरा डालता, और 1 साल तक छोटी मोटी युद्ध चलते रहते हैं।
और 1 साल तक ही घेरा डाल रखा है और 1 साल तक ही निरंतर युद्ध चलते रहते हैं। और इसके पश्चात 1754 तक, 1753 में तो ये घेरा डालता है और 1754 में फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया कि बेटा आ जाओ वापस, आपने जो करना था, आपने जो रायता फैलाया था वो रहने दो, जो भी होगा वो देखा जाएगा, अब वापस आ जाइए आप। तो इस तरीके से डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है कि डुप्ले तो वैसे बहुत अच्छा खेल रहा था इंडिया के अंदर, उसने कर्नाटक के अंदर भी अपना आदमी बिठा दिया था, हैदराबाद के अंदर भी अपना आदमी बिठा दिया था, मगर थोड़ी सी गलती ये हुई है कि चंदा साहब की वजह से थोड़ा सा ये बाई मिस्टेक ये सारी चीज़ें बिगड़ गई है उससे, मगर इसकी वजह से इतना बड़ा वो भी नहीं कर दिया था कि जो फ्रांसीसी सरकार थी उसने वापस बुलाना था, मगर ये गलती यहाँ पे फ्रांसीसी सरकार की थी कि डुप्ले को उसने वापस बुला लिया। अब वापस बुला लिया तो उसके बदले में अब यहाँ पे कौन आएगा, गोडेयू आएगा। तो उत्तराधिकारी के रूप में जैसे ही गोडेयू आएगा तो अब ये भाई साहब आते ऐसे ही संधि कर लेते हैं। तो ये इनको लड़ने भिड़ने से कोई मतलब नहीं था, ये तो आकर ऐसा चल रहा था कि जैसे मैच को फिक्स कर दिया हो। तो डुप्ले तो अच्छे से खेल रहा था, मगर गोडेयू ने आके हथियार डाल दी और यहाँ पे आके संधि कर ली, संधि वार्ता स्टार्ट कर दी। कौन सी संधि होती है दोस्तों, तो पहले कर्नाटक वार का जो हमारा फर्स्ट कर्नाटक वार में था उसमें तो एसला सापल की संधि हुई थी। अब द्वितीय कर्नाटक वार में पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में। तो दोनों कंपनियों भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये संधि के बीच में हुआ था, हमारे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, खूब भरपूर इन्होंने हस्तक्षेप किए दोनों ने मिलकर। इसके बाद दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर देंगे, जो भी हिस्सा दोनों ने जीता था वो दोनों ने वापस कर दिया। बुस्सी को हैदराबाद में रहना स्वीकार किया, क्योंकि दोस्तों हैदराबाद के अंदर तो अभी तक कर्नाटक जो फ्रांसीसियों का ही अधिकार था, मतलब फ्रांसीसियों का आदमी यहाँ पे सलावत जंग बैठा हुआ था, तो और उसके साथ बुस्सी को डुप्ले ने बिठाया था, तो बुस्सी यहाँ पर बैठा हुआ है। हमारी अब तीसरे कर्नाटक वॉर में ये बुस्सी भी यहाँ से हट जाएगा, तो वो भी तीसरे कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसियों की हार का कारण बन जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों ने भारतीय शासकों द्वारा पदवी उपाधियाँ परित्याग कर देने का आश्वासन दिया, जो भी पदवियाँ जो भी टाइटल इन लोगों को मिलता था उसका भी इन्होंने बोल दिया कि हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक स्टेटमेंट मिलता है डुप्ले का। डुप्ले ने क्या बात बोली है इसको कि गोडेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए। तो इस संधि के ऊपर जो हस्ताक्षर किए गोडेयू ने, उसको लेकर डुप्ले ने एक स्टेटमेंट दिया कि गोडेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए। ये बात डुप्ले ने बोली है कि क्यों बोली है, क्योंकि डुप्ले ने तो ये सारी चीज़ें बनाकर गया था, मगर गोडेयू ने आकर क्या किया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर दिया और संधि वार्ता करके सारे क्षेत्र अपने अपने वापस करवा दिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी है। एक बार और ब्रीफ में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एक तरफ डुप्ले होता है, दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी होती है। डुप्ले की साइड होता है चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इधर होता है आपका अनवरुद्दीन और नासिर जंग। मुजफ्फर जंग को बिठाना चाहता है हैदराबाद में और चंदा साहब को बिठाना चाहता है डुप्ले कर्नाटक का नवाब, और यहाँ पे अनवरुद्दीन का सपोर्ट करते हैं ये अंग्रेज़ लोग, और यहाँ पर नासिर जंग को हैदराबाद में बिठाना चाहते हैं। इसी बीच में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले मिलकर अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण कर कर अंबूर के युद्ध में 1749 में इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या कर कर यहाँ पर चंदा साहब को बिठा दिया जाता है। चंदा साहब को बिठा दिया। चंदा साहब को बिठाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है, इसी बीच में नासिर जंग को अंग्रेज़ों का सपोर्ट मिल जाता है। अब नासिर जंग को क्या चाह रहे हैं, अब यहाँ पे हैदराबाद एक गद्दी जो थी यहाँ पर, तो कर्नाटक की गद्दी पर तो किसको बिठा दिया, चंदा साहब को बिठा दिया। अनवरुद्दीन की हत्या हो जाती है और चंदा साहब को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, कर्नाटक की गद्दी पर। अब बात चल रही है यहाँ पे हैदराबाद की जो निजामत है, अब हैदराबाद का निज़ाम कौन बने, तो इसके लिए दो दावेदार है, एक है मुजफ्फर जंग, दूसरा है नासिर जंग। मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा है दोस्तों, डुप्ले कर रहा है। नासिर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। तो इसी बीच में होता क्या है दोस्तों, नासिर जंग अपने अंग्रेज अधिकारियों के साथ, अंग्रेज़ों की सेना के साथ मुजफ्फर जंग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और मुजफ्फर जंग को आक्रमण कर कर मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया जाता है। और ये पूरी सेना को अब क्या करता है, इसी बीच डुप्ले क्या करता है, नासिर जंग की जो सेना होता है उस सेना को अपने साथ मिला लिया जाता है, पैसे वैसे देकर, घूस देकर अपने साथ मिला लिया जाता है, और नासिर जंग की हत्या करवा देता है, सेना के द्वारा ही नासिर जंग की हत्या करवा देता है। तो इस तरीके से दोस्तों अब जो हैदराबाद का निज़ाम था, अब ये कौन बनेगा, मुजफ्फर जंग बनेगा। तो मुजफ्फर जंग और डुप्ले, अपना एक एजेंट होता है बुस्सी, उन दोनों को बोलता है कि जाओ आप हैदराबाद की गद्दी पर जाकर बैठ जाओ। तो मुजफ्फर जंग और बुस्सी दोनों हैदराबाद के लिए निकलते हैं। निकलते में ही बीच रास्ते में अंग्रेज़ों के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है, किसकी, मुजफ्फर जंग की। अब मुजफ्फर जंग की जैसी हत्या करवा दी जाएगी तो उसके बाद
नासिर जंग का छोटा भाई होता है सलावत जंग। अब सलावत जंग होता है वो फ्रांसीसियों से मिल जाता है, डुप्ले उस सलावत जंग को उसका नवाब जो निज़ाम होता है हैदराबाद का वो बना देता है। इस तरीके से दोस्तों डुप्ले के दोनों जगह पर आदमी बैठ जाते हैं। अब डुप्ले के आदमी जब दोनों जगह बैठ जाएंगे तो इसी समय अंग्रेज़ों का एक सैंडर्स नाम का एक अधिकारी आता है। वो क्या करता है, अनवरुद्दीन का एक पुत्र होता है, कर्नाटक के नवाब जो पूर्व नवाब होता है कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, उसका एक पुत्र होता है अनवरुद्दीन का मोहम्मद अली, वो तिरुचनापल्ली के किले के अंदर रहता है। तो सैंडर्स अपनी अंग्रेज सेना के साथ तिरुचनापल्ली का घेरा डाल देता है और तिरुचनापल्ली के अंदर उसका राज्याभिषेक वगैरह करवाने लगता है, मतलब उसको अपने साथ लेकर उसका राज्याभिषेक करवाने की प्लानिंग करने लगता है। इसी बीच में डुप्ले और चंदा साहब मिलकर तिरुचनापल्ली का घेरा डाल देते हैं कि भाई हमारे होते हुए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इसी बीच में चंदा साहब और डुप्ले मिलकर तिरुचनापल्ली का घेरा डाल देते हैं, मगर यह जो राजधानी होती है अरकाट इसको खाली छोड़ देते हैं। इसी समय क्लाइव आकर अरकाट के ऊपर घेरा कर लेता है और अरकाट को अपने कब्जे में कर लेता है। जैसे अरकाट के ऊपर कब्जा कर लेगा दोस्तों, अभी अरकाट के ऊपर जैसे कब्जा कर लेगा तो अब यहाँ पे तिरुचनापल्ली के ऊपर चंदा साहब और डुप्ले रहते हैं। तो चंदा साहब अपने पुत्र को पहुँचाते हैं रजा खां को। तो अब रजा खां जाकर यहाँ के क्लाइव के ऊपर घेरा डाल देता है। तो काफ़ी ज़्यादा 53 दिन या 57 दिन का घेरा डाल देता है और घेरा डालने के बाद ये घेरा उठाना पड़ता है। अब क्लाइव क्या करता है दोस्तों, अब ये अरकाट को विजय कर लेता है। अरकाट विजय के बाद अब ये तिरुचनापल्ली को आगे बढ़ता है अपने कैप्टन के साथ, ये तिरुचनापल्ली के ऊपर धावा बोल देता है। अब तिरुचनापल्ली के ऊपर जैसे धावा बोलेगा तिरुचनापल्ली के ऊपर अधिकार कर लेता है। अब जैसे यहाँ पे इसकी तिरुचनापल्ली के ऊपर अधिकार होगा तो अब यहाँ से डुप्ले की जो सेना होती है वो तो भाग जाती है। उसी के साथ जब ये चंदा साहब भागते हैं तो चंदा साहब की हत्या कर दी जाती है। इस तरीके जैसे चंदा साहब की हत्या कर दी जाएगी अब कर्नाटक की गद्दी पे कौन बैठ जाएगा, मोहम्मद अली कर्नाटक की गद्दी पे बैठ जाएगा। इस तरीके से कर्नाटक की गद्दी अब यहाँ पे मोहम्मद अली की हो जाती है। इसी बीच में दोस्तों डुप्ले जो होता है फिर वापस से अब यहाँ पे तिरुचनापल्ली का घेरा करने का प्लान बनाता है और प्लान बनाते बनाते ही 1 साल गुजर जाता है उसका 1753 से 1754 और 1754 में ही फ्रांस की सरकार डुप्ले को वापस बुला लेती है। बस इसी तरीके से फिर गोडेयू आता है और गोडेयू आके संधि कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपका अब ये कोई टॉपिक आपका कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन या कोई परेशानी अब होगी इसको समझने में। थोड़ा बहुत अगर आपको कोई फैक्ट वगैरह अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो बुक से देखकर आप इंक्रीज़ कर लेना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर बराबर मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और वीडियो की जो भी आपकी PDF वगैरह आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल पर आकर आप PDF को प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसके अंदर हम तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।